हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस में 2281 आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हिंदी भाषा के सभी छात्रों और हिंदी से प्रेम करने वाले सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से, डॉक्टर हरेंद्र कुमार की ओर से हार्दिक शुभाशीष नमन। बच्चों, आज हमने जिस बात पर चर्चा करनी है वो है कोर्स कोड BHDLA 137 की इकाई 12। एक बार फिर दोहरा देता हूं, कोर्स कोड BHDLA 137 की इकाई या यूनिट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि इकाई 12। इसका नाम क्या है बच्चों? भाषण के लिए लेखन। भाषण जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, ठीक है ना। तो इसी भाषण के लिए जो लेखन है उस पर हमने विचार विमर्श करना है। भाषण प्रकार्य या भाषा के जो भेद हैं वो क्या हैं, प्रोक्ति की संकल्पना और भूमिका क्या है, भाषण की भाषा और उसका लेखन जो है वो कैसे होता है, समाचार की भाषा और उसका लेखन कैसे होता है। इन सब बातों के बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो लेक्चर मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर्स की तरह बहुत पसंद आएगा और यह आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगा, आपके लिए यह बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि समाज में भाषा के अनेक प्रकार होते हैं। इन प्रकारों के बदलने से भाषा रूप भी जो है वह बदल जाता है। भाषा के सामान्य प्रकार में भाषा के विस्तृत कोड का और भाषा के विशिष्ट कार्य में भाषा के सीमित कोड का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक संप्रेषण के लिए एक कुशल प्रयोक्ता के रूप में हमें विस्तृत और सीमित दोनों कोडों का ज्ञान होने के साथ साथ एक कोड से दूसरे कोड में आने जाने की सामर्थ्य भी जो है हमें होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपको मैं संक्षेप में डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि जो मैंने ये बात कही है सीमित कोड और सामान्य कोड ये क्या होते हैं, ठीक है बेटे जी। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के प्रकारों को प्रोक्ति, वार्ता की संकल्पना के द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रोक्ति की संरचना में वक्ता और श्रोता की सहभागिता को महत्व दिया गया है। बेटे ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है कि प्रोक्ति की संरचना में वक्ता और श्रोता, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो संप्रेषण है वह भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में या एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों के बीच में संभव होता है। तो यहाँ भी वही बात है, वक्ता और श्रोता की सहभागिता को महत्व दिया जाता है। जब दोनों आमने सामने हों तब संवाद या वार्तालाप की प्रोक्ति निर्मित होती है। जब श्रोता स्थिर हो तब भाषण की प्रोक्ति अपना सुपाकार लेती है और जब वक्ता स्वयं अपने को संबोधित कर रहा हो तब एकालाप की प्रोक्ति का निर्माण होता है। अब देखिए, दो व्यक्ति हैं, आमने सामने खड़े हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ संवाद या वार्तालाप उन दोनों के बीच हो रहा है। लेकिन जब श्रोता स्थिर है तब भाषण की प्रोक्ति जो है अपना रूपाकार लेती है, अर्थात बोल कोई दूसरा रहा है और अनेक लोग जो हैं बैठे उसको सुन रहे हैं, वह चुप बैठे हैं, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही।
और तीसरी स्थिति क्या है, जब वक्ता जो है अपने आप से अर्थात खुद से बातें करता है, चिंतन करता है, तो वहां पर क्या कौन सी स्थिति हो जाती है, एकालाप की स्थिति हो जाती है। संवाद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन में बदलकर हम संप्रेषण क्रिया को बहुआयामी बना सकते हैं। ठीक है। भाषण लिखते समय हमें मौखिक और लिखित भाषा के किन आधारों पर ध्यान देना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। भाषा मनुष्य के लिए सामाजिक संप्रेषण का सबसे प्रबल साधन है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाषा ही जो है वह विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सशक्त माध्यम मानी जाती है। ठीक है ना। और मैंने आपको भाषा के, अगर आपको याद हो तो उसके 2 रूप बताए थे बेटे आपको, कौन कौन से, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। भाषा का उच्चरित रूप, जहां उच्चारण के द्वारा हम भाषा का प्रयोग करते हैं, और दूसरा भाषा का लिखित रूप, जहां भाषा को लिख करके हम अपने विचार किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं। सामाजिक संप्रेषण के प्रभावी माध्यम के रूप में भाषा के अनेक प्रकार जो हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। इन प्रकारों के बदलने से भाषा के रूप में भी क्या हो जाता है, भेद आता है। अगर हम ऊपर से भी देखें तो आपको यह साफ दिखाई देगा कि भाषा का एक प्रकार सामान्य होता है, अर्थात वह हमारे दैनिक जीवन की संप्रेषण परक जरूरतों को पूरा करती है। जैसे हम किसी का हालचाल पूछते हैं, किसी से मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं, किसी से फिल्म जगत के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे जो सामान्य विषयों पर जब हम बातचीत करते हैं, किसी का स्वागत करना, विदा करना, सहमति जताना किसी बात को लेकर, या किसी बात को लेकर असहमति जताना, ऐसे जो हैं यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली भाषा का हम प्रयोग यहाँ पर ऐसे करते हैं। ठीक है। भाषा के इस सामान्य प्रकार से हम सब बंधे हुए हैं। हम जिस भाषा समाज में रहते हैं उसके अनुरूप ही हमें भाषा के सामान्य प्रकारों को साधना पड़ता है। वास्तव में जिस समाज में हम रहते हैं वह क्या है, एक संस्था की तरह है। ठीक है, क्योंकि इसमें रहकर हम अनेक संस्थागत जो है भूमिकाएं निभाते हैं, अनेक प्रकार के हम कार्य करते हैं, और इन कार्यों को करने के लिए हम सक्षम कैसे होते हैं, जब हम उचित भाषा का प्रयोग करते हैं। इन भूमिकाओं के अनुरूप उक्त भाषा का प्रयोग करना हमें आना चाहिए। अगर हम उक्त भाषा का प्रयोग करना जानते हैं तभी हम संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, संप्रेषण में हम तभी सफल हो पाते हैं। अर्थात अन्यथा हमको जो दूसरा व्यक्ति है, सुनने वाला है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, वह हमारे भाव को नहीं समझ पाएगा, वह यह नहीं समझ पाएगा कि हम उससे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। और इसके साथ भाषा का जो दूसरा प्रकार है वह विशिष्ट होता है। दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाली भाषा के अतिरिक्त हमें अपने पेशे, है ना, जो कामकाज हम कर रहे हैं, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी पेशा है, अपने व्यवसाय, अपने कार्य क्षेत्र, अपने रुचि क्षेत्र आदि के लिए भी हमें भाषा जो है वह आनी चाहिए। अब यहाँ मेरा तात्पर्य समझिए आप। दो बातें हमारे सामने आ गई बेटे, दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझा देता हूँ। देखो, एक तो भाषा का वह रूप है जहाँ हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हमने किसी से थोड़े बहुत पैसे का लेन देन करना है, एक दुकानदार है, उसने ग्राहक को कोई सामान बेचना है ना, या कोई किसी और तरह का कोई काम है, तो वो क्या है, वो हमारे दैनिक जीवन की भाषा है। हम इस भाषा में अपने आप ही प्रांगत हैं। यहाँ हमें सोच समझकर बहुत ज़्यादा शब्दों पर ध्यान देकर बात हम नहीं करते। लेकिन बात जब आ जाती है बेटे व्यवसाय की, या बात जब आ जाती है किसी पेशे की, है ना, तब हम क्या है, तब हम भाषा का बहुत ही सधा हुआ रूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम मान लो, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम किसी वकील के पास गए, है ना, तो वकील जो है, वकालत जो है, वकीलों की भाषा अलग होगी।
इसी प्रकार डॉक्टर्स की भाषा, है ना, चिकित्सक जो जिसे हम कहते हैं, उनकी भाषा अलग होगी। तो ये यहाँ पर भाषा जो है वो भाषा जिसे हम आम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वो शब्द जिनका हम आम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वहाँ से वो भिन्न होंगे। ठीक है, कानून की अपनी एक भाषा है, चिकित्सा क्षेत्र की अपनी एक भाषा है, इसी तरह कोई औद्योगिक क्षेत्र है, उसकी अपनी एक अलग भाषा है। अलग भाषा से अर्थात है, भाव है कि उनके जो शब्दकोश हैं वो अलग हैं, उनके शब्दों के अर्थ हमारे शब्दों के अर्थ से भिन्न है। ठीक है बेटे, तो अब देखिए वही उदाहरण तो वही है कि अगर हम एक ही तरह के शब्दावली, अब कानून की शब्दावली जाकर डॉक्टर के पास बोलें तो उसे समझ नहीं आएगी, और डॉक्टर की शब्दावली जाके वकील को बोलने लग जाएं तो उसको समझ में नहीं आएगी, है ना। तो भाषा का क्षेत्र जो है वो अलग अलग समझा जाता है, अलग अलग माना जाता है। तो एक बीच में मैसेज आ रहा है, एक बच्चे का प्रश्न आया है कि सर प्राकार्य का अर्थ क्या है। तो बेटे सरल शब्दों में आपको ये बता दूं, प्राकार्य शब्द का अर्थ होता है कोई प्रमुख कार्य या विशिष्ट कार्य। प्राकार्य शब्द का सामान्यतः अर्थ क्या है, कोई प्रमुख कार्य या कोई विशिष्ट कार्य। ठीक है, और अभी चलो दूसरी बात भी बता देता हूं कि प्रोकोकित शब्द जो है उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ है कहा हुआ या कथित। ठीक है, या इसे हम कही हुई बात या उक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटे, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इन शब्दों, अभिव्यक्तियों, वाक्यों का प्रयोग इसी अर्थ संदर्भ में हम अपने सामान्य संप्रेषण में नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप मान लो आप डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए बैठे हो। ठीक है, एक उदाहरण में आ रही है मन में तो आपको बता रहा हूं। आप डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे हो, तो वहां आप क्या कहोगे, सब्जी मेरे और बढ़ाने की कृपा करें। ये नहीं बोलोगे, तो आप तो सीधा सब्जी मांगोगे ना कि सब्जी मुझे दे दीजिए, है ना। तो सब्जी मेरी और बढ़ाने की कृपा करें, या मुझे पूरी देकर अनुग्रहित करें, या कुछ ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसी भाषा जिसे हम अपने परिवार, परिवेश या जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर वह हमारे जीवन के विशिष्ट प्रयोजनों को पूरा करने के प्रकार्य से भी बंधी होती है, जिसके माध्यम से हम अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता के साथ काम कर पाते हैं। सामान्य प्रकार्यों को पूरा करने वाले भाषा रूप को भाषा का व्यापक कोड। अब यहाँ से जो मेरी बात मैंने आपको पहले कही थी कि दोनों कोड के बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बारे में सुनिए बेटे, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो व्यापक कोड है, ठीक है, इलेबोरेटेड कोड, सामान्य प्रकारों को पूरा करने वाली भाषा। अगर आप चाहें तो आप इस पंक्ति को लिख भी लो, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है आपके लिए इसको समझना। और इसको वीडियो लेक्चर को आप दोबारा भी सुन सकते हो, रिवाइंड करके फिर सुन लेना अगर ना समझ आए तो, लेकिन इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो व्यापक कोड, अंग्रेजी में जिसे हम इलेबोरेटेड कोड कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, सामान्य प्रकारों को पूरा करने वाली भाषा, अर्थात दैनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा। ठीक है, उसको हम व्यापक कोड या इलेबोरेटेड कोड कहते हैं। दूसरा सीमित कोड, सीमित कोड अर्थात रिस्ट्रिक्टेड कोड। तो रिस्ट्रिक्टेड कोड क्या है, जहां मैंने आपको कहा कि कहीं कोई विशिष्ट प्रयोजन हो, है ना, कोई विशिष्ट कार्य हो को पूरा करने के लिए, या जिसका प्रयोग हम कार्यालय में करते हैं, दफ्तरों में करते हैं, या किसी विशेष निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए हम जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम सीमित कोड कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कोड कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो व्यक्ति है उसको दोनों प्रकार के कोड की भाषा आनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि व्यक्ति को इलेबोरेटेड कोड और रिस्ट्रिक्टेड कोड दोनों प्रकार की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हर प्रकार का कार्य करता है, वह व्यवसाय से भी जुड़ा है, वह दैनिक जीवन में बीता भी है,
पुत्र भी है, भाई भी है, पति भी है, तो उसे उस प्रकार की भाषा भी आनी चाहिए, अर्थात साधारण भाषा। किसी व्यवसाय से जुड़ा है या किसी नौकरी पेशा से जुड़ा है तो उसको अपने कार्य क्षेत्र की भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और तीसरी बात, प्रत्येक प्राणी चिकित्सा के क्षेत्र से भी संबंधित है, क्योंकि कभी ना कभी उसे किसी न किसी दवा की जरूरत जो है जीवन में पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, और अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके माध्यम से हम कानून के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी हर तरह की भाषा जो है, हर तरह की भाषा का, उसके शब्दों का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। तभी हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तरक्की के मार्ग पर चल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें भाषा ही नहीं अच्छे से आती होगी, भाषा के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम क्या है, किसी के जो अर्थ है, जो कोई हमें कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो भाषा के सामान्य और विशिष्ट प्रकार के जो भेद हैं, भाषा के सामान्य और विशिष्ट प्रकार के जो भेद हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले है बेटे वार्ता क्षेत्र। ठीक है, वार्ता का क्षेत्र क्या है। ठीक, दूसरा, वार्ता के प्रकार कितने हैं। फिर तीसरा, वार्ता की शैली क्या है। फिर चौथा, वार्तेतर घटक क्या होते हैं। ठीक है, वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार, वार्ता शैली और वार्तेतर घटक, ये क्या है, ये भाषा के सामान्य और विशिष्ट प्रकार के भेद हैं। ठीक है बेटे, अब जो भाषा है, भाषा प्रयोक्ता की सामाजिक भूमिका के कारण आता है। हम समाज में कई भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी हम डॉक्टर के पेशे से अगर कोई जुड़ा हुआ है तो कभी वो डॉक्टर की भूमिका निभाता है, कभी पिता की भूमिका निभाता है, कभी पुत्र की भूमिका निभाता है, तो कभी पति की भूमिका निभाता है ना। इन भूमिकाओं के अनुसार ही हमें भाषा कोड का जो चयन है वो करना पड़ता है, अर्थात समय स्थिति के अनुसार ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हमें बच्चों को खास तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर आप ये सोच रहे हो या आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या हमें इसके लिए कोई खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं। जो हम स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं या जो हम उच्च अध्ययन बीए कर, आपने स्नातक की, बीए की, एमए की, स्नातकोत्तर किया है ना, तो वहाँ पर ही आपको ऐसी बहुत सी शब्दावली जो है वो देखने को, पढ़ने को, सीखने को मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी ओर वार्ता प्रकार वक्ता तथा श्रोता के संबंध के आधार पर बदलता है। किसी से हमारे संबंध औपचारिक होते हैं तो किसी से अनौपचारिक, किसी के साथ हम आत्मीय होते हैं तो किसी के साथ सामान्य। अतः हमारी भाषा में या हमारे भाषा प्रयोग में भेद आता है। यही हमें वक्ता श्रोता की प्रतिभागिता के कारण भी भेद दिखाई देते हैं। जब वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं तो उनके बीच वार्तालाप या संवाद होता है। जब श्रोता कई हों, अर्थात सुनने वाले कई हैं लेकिन बोलने वाला एक है, भाषण देने वाला व्यक्ति एक है, तब भाषण या आख्यान रूप, मतलब आख्यान का, व्याख्यान का, लेक्चर का रूप है बन जाता है। और जब वक्ता अकेले में अपने आप से बातें कर रहा हो तब कौन सी स्थिति पैदा होती है, एकालाप की स्थिति। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि कब कौन सी स्थिति में मानव जो है वो एंटर करता है। वार्ता क्षेत्र के कारण भाषा भेद उत्पन्न होने का आधार विषय या प्रयोग क्षेत्र बनता है। विज्ञान की भाषा, दर्शन की भाषा, फिल्मी जगत की भाषा, पत्रकारिता की भाषा, यह सब अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र के कारण ही एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात विषय का भेद ही यहाँ भाषा भेद का कारण बनता है। जैसा विषय होगा उसी विषय से मिलती जुलती, उसी विषय से जुड़ी हुई भाषा का हम प्रयोग करेंगे। वार्तेतर घटकों के अंतर्गत हम अंग संचालन, मुखाकृति, संकेतों आदि को ले सकते हैं। इनके प्रयोग से कथित या भाषिक रूप का अर्थ जो है वह परिवर्तित हो जाता है या विशिष्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम अनुतान, बलाघात, स्वर, लहर, लय इत्यादि को भी ले सकते हैं,
जिन्हें बदलकर भाषा की संप्रेषणीयता को नए नए रूप दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने दो तरह की पहले भाषा की बात की थी, मौखिक भाषा अर्थात उच्चरित भाषा या लिखित भाषा। उसके बाद मैंने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में आंगिक भाषा के बारे में भी बताया था। आंगिक भाषा का अर्थ क्या था कि जहां हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों का या किसी एक अंग का प्रयोग कर अपनी बात जो है दूसरे को समझा देते हैं, बता देते हैं। वहां पर ना तो हम मुख से बोलते हैं और ना ही हम लिखते हैं, वहां केवल इशारे से हम अपनी बात दूसरे तक संप्रेषित कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते थे? आंगिक भाषा। पहले भाषा की महत्तम और सार्थक इकाई किसके माना जाता था? वाक्य को। 5वीं 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 10वीं क्लास तक आप लोगों ने अगर हिंदी पढ़ी है तो आपको ये याद होगा कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई हम क्या? वाक्य को मानते थे। अब प्रोकृत को वाक्योपरि इकाई मानते हुए इसे संप्रेषणीयता से अधिक महत्वपूर्ण जो है वह घोषित किया गया है। ठीक है, आप जैसे हम अपने भाषा प्रयोग से स्वतंत्र वाक्यों का एक के बाद एक प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो एक छोटी सी उदाहरण देके समझाता हूं। मैं आपको कुछ पंक्तियां बोलता हूं, आप ध्यान से सुनना। राम और श्याम भाई हैं। राम और श्याम भाई हैं, ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति, राम और श्याम कपड़े का व्यापार करते हैं। दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति, राम विदेश जाता है। चौथी पंक्ति, श्याम भारत में व्यापार संभालता है। अब अगर हम भाषा के पहले जो पुरातन समय में जो नियम थे उनके अनुसार इसे लिखते हैं, ये तो 4 वाक्य हमें अलग अलग लिखने पड़ेंगे। लेकिन भाषा का अब जो नया रूप है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम क्या करेंगे? इन स्वतंत्र वाक्य जो हैं ये इनको जोड़ देंगे। कैसे? जैसे राम और श्याम भाई हैं, वे दोनों कपड़े का व्यापार करते हैं। व्यापार के सिलसिले में राम विदेश जाता है और इस बीच श्याम भारत में व्यापार संभालता है। तो यहां देखिए, बात वही है, बात वही है, केवल बात को बताने का ढंग जो है वो बदल गया। पहले 4 वाक्य अलग अलग थे, अब हमने उन 4 वाक्यों को जोड़ दिया और उन्हें और ज़्यादा अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बना दिया। ये क्या है? ये भाषा का जादू है, भाषा का जादू कहते हैं हम। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बातचीत करते हैं कि यार उस दुकान से जाइए ना तो वहाँ से कोई खाली नहीं मुड़ता। तो वहाँ का दुकानदार इतना चालाक है, इतना तेज है कि जो उसकी दुकान पे जाता है ना वो कुछ ना कुछ उसको दे ही देता है। वहाँ से ग्राहक जो है खाली हाथ कभी नहीं आता, कुछ ना कुछ वहाँ से खरीद के ही लाता है। तो ये क्या है? ये उस दुकानदार की भाषा का कमाल है, उसकी भाषा का जादू है कि वो अपनी भाषा से ग्राहक को इतना संतुष्ट कर देता है कि ग्राहक बिना सामान खरीदे वहां से नहीं निकलता। ठीक है, भाषा व्यवहार में वक्ता और श्रोता की भूमिका प्रमुख होती है। भाषा व्यवहार में वक्ता और श्रोता दो ही तो लोग होते हैं, या बोलने वाला या सुनने वाला। तो दोनों की भूमिका जो है प्रमुख होती है। अगर बोलने वाला बहुत अच्छा बोल रहा है, बोलने वाला बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले का ध्यान कहीं और है, तो भाषा का संप्रेषण सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर सुनने वाला बहुत ध्यान से सुन रहा है लेकिन जो बोलने वाला है उसका उच्चारण सही नहीं है, उसका उच्चारण शुद्ध नहीं है, या वो अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पा रहा, तो भी संप्रेषण सही नहीं होगा। तो दोनों ही स्थितियों में वक्ता और श्रोता दोनों की स्थिति जो है वो प्रमुख होती है। ठीक है, और दोनों के लिए, जैसे वक्ता के लिए मैं और श्रोता के लिए तुम।
इन शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं। पता ही होगा ये तो आपको, जब हम किसी का नाम हटाकर उसकी जगह पर मैं, वह, तू, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने संज्ञा के शब्दों को हटाकर, जैसे मैं कहूँ मोहन पढ़ रहा था, अब मैंने मोहन शब्द को हटा दिया, मैंने लिख दिया वह पढ़ रहा था, तो मोहन क्या था, मोहन संज्ञा थी, और संज्ञा शब्दों को हटा करके हमने वह लगा दिया, इसका अर्थ सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो तर्क करना, सहमति जताना, असहमति जताना, किसी से सवाल जवाब करना, यह तभी संभव होता है बेटे जब वक्ता और श्रोता वक्ता बनते हुए संप्रेषण की क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। अर्थात दोनों की भूमिका जो है वो बहुत निर्भर करती है, दोनों की भूमिका जो है अहम है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो संप्रेषण जो है, संप्रेषण की क्रिया जो है वो बीच में टूट जाएगी और संवाद में मैं और तुम की स्थिति जो है निरंतर बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद बेटे एक स्थिति और होती है, वो स्थिति क्या होती है? एक स्थिति वह होती है जब श्रोता स्थिर होकर संवाद का मात्र दर्शक बन जाता है। अब आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा नेता भाषण दे रहा है और हजारों लाखों की जनता जो है वो बैठी है और उसको सुन रही है। यह एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति वह होती है जब एक ही व्यक्ति एक ही समय में वक्ता और श्रोता बनता है। मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, अर्थात मैं अपने आप से खुद से बात कर रहा हूं। वहां कौन सी स्थिति हम कहेंगे? वहां हम कहेंगे कि चिंतन हो रहा है, चिंतन की स्थिति। एक तीसरी स्थिति बेटे वह बनती है जब कोई तीसरा व्यक्ति संवाद को घटना के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, जब कोई तीसरा व्यक्ति संवाद को घटना के रूप में वर्णित करता है, वह उसमें हम क्या कहेंगे कि विवरण कर रहा है जो उसने आंखों देखा। अब मान लो दो व्यक्ति खड़े हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इतने में तीसरा व्यक्ति उनके पास आता है और कहता आपको पता चला क्या हुआ? वो दूसरी गली में लड़ाई हो गई। तो ये क्या है? ये विवरण है। उसने जो घटना वहां पर देखी उसका विवरण आकर के उसने इन दोनों के सामने कर दिया। तो भाषण जो है, भाषण के विविध प्रयोजनों में से एक जरूरी और लोकप्रिय प्रोक्तिक रूप है, डिस्कोर्स टाइप है। यह मौखिक और स्वतःस्फूर्त होता है, पर इसका लिखित रूप भी होता है जिसे हम सार्वजनिक मंच पर पढ़ते हैं। चाहे भाषण का मौखिक रूप हो या लिखित रूप का पठित रूपांतर हो, दोनों का मूल प्रयोजन होता है अपने विचारों से श्रोता या समूह को आकर्षित करना या प्रभावित करना। अगर श्रोता या जो समूह है उसको आप अपने विचारों से प्रभावित नहीं कर पाए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी जो भाषा है उसमें दमखम नहीं है। तो भाषा का प्रयोग जो है उसमें मुहावरे भी हों, लोकोक्तियाँ भी हों, और सबसे बड़ी बात है कि जो भाषा है वह बहुत सरल हो, सरल स्पष्ट हो, है ना। और अगर भाषा सरल होगी, स्पष्ट होगी, तभी तो सामने वाला उसको समझ पाएगा। तो ये भी भाषा का एक गुण है, ये भी भाषण कला का एक गुण है कि भाषा सरल, स्पष्ट और स्वभावी हो। स्वभावी होने का अर्थ क्या है कि जो सामने वाले जो लोग बैठे हैं उनको भी वो भाषा आती हो। ठीक है, सामने तो बैठे हैं सारे अंग्रेज, हम भाषण दे रहे हैं पंजाबी में तो उनको तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो भाषा जो है, भाषा का वही रूप हमें अपनाना चाहिए भाषण के लिए जैसा कि उस क्षेत्र में भाषा चलती है। आधुनिक युग में भाषण विचार संप्रेषण का भी सशक्त माध्यम जो है वह बन चुके हैं। भिन्न प्रयोजनों के लिए लोग छोटे बड़े समूहों को संबोधित करने के लिए भाषा का माध्यम जो है वह अपनाते हैं। आधुनिक विश्व में भाषण के विषयों में भी व्यापकता आई है। पहले उपदेश होते थे, प्रवचन होते थे, व्याख्यान आदि ही भाषण के प्रमुख क्षेत्र थे, परंतु आज
भाषण का जो विस्तार है वह सूचनात्मक, ज्ञानात्मक और विवेचनात्मक तक हो गया है। साथ ही इसमें कमेंट्री, उद्घाटन भाषण, समापन भाषण, अध्यक्षीय भाषण आदि भी आ गए हैं। ठीक है, तो जो भाषण कला के कुछ वर्ग जो बनाए गए हैं उनके बारे में सुनिए। लोकप्रिय नेता का भाषण, भाषणों के वर्ग कैसे कैसे किस किस कोटि में कौन कौन से भाषण आ जाते हैं। जैसे लोग आपके किसी लोकप्रिय नेता का भाषण है, उपदेशक का भाषण है, कक्षा में जो टीचर आपको व्याख्यान दे रहा है उसे भी हम भाषण कह सकते हैं। राजनैतिक भाषण होते हैं, साहित्यिक विषयों पर भाषण होते हैं, सांस्कृतिक विषयों पर भाषण होते हैं। सांस्कृतिक विषयों में जैसे संगीत आ गया, कला आ गई, शिल्प आ गया, कोई नाट्य मंच आ गया, धार्मिक भाषण हो गए, किसी सामाजिक समस्या को लेकर भाषण हो गया, या विधानसभा में या लोकसभा में भाषण हो गए, है ना। इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ऐसे उस पर पर्वों पर भाषण हो गए। तो ये भाषण को अलग अलग कोटियों में रखा गया है। अब भाषण कला के जो कुछ जो मैं आपको बताऊं कि उसकी जो विशेषताएं हैं कि भाषण कला में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें अगर सबसे पहली मैं बात करूं तो व्याकरण है ना। हम कहते हैं ना कि किसी भी भाषा का आधार क्या होता है, व्याकरण। तो व्याकरणिकता भाषण में होना आवश्यक है। भाषण लिखते समय व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो तथा प्रोक्ति के रूप में उसका प्रभावशाली संयोजन हो। लिखित भाषा में वर्तनी संबंधी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। इन्हें लिखते समय विराम चिन्हों का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पढ़ते समय सही स्थान पर रुका या बल दिया जा सके अथवा सही ढंग से भावों को संप्रेषित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो व्याकरण पर आधारित भाषण कला, जब हम भाषण लिखते हैं या भाषण बोलते हैं तो व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके साथ साथ भाषण में स्पष्टता होना भी अति आवश्यक है। भाषण में विचारों और भावों की अभिव्यक्ति जो है वह स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। भाषण इस प्रकार लिखा होना चाहिए कि उससे किसी प्रकार की भ्रांति या कोई गलत सूचना ना मिले। फिर तीसरा, भाषण में औचित्य का होना बहुत आवश्यक है। भाषण का शब्द चयन और शब्द क्रम ऐसा होना चाहिए कि भाषण पूरी तरह श्रोता तक संप्रेषित हो सके। संदेश को विषय अनुकूल बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अगला, प्रभावशीलता। भाषण में प्रभावशीलता का गुण भी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर भाषण प्रभावी नहीं होगा तो दूसरा व्यक्ति जो है वह आपका कहा हो सकता है ना माने। ठीक है, तो भाषण का प्रभावी होना भी बहुत आवश्यक है। भाषण में तभी प्रभाव आ सकता है जब उसमें भाषा का प्रवाह और ताजगी हो, उसमें एक नयापन हो, एक अनूठापन हो, दूसरों को अपने साथ जोड़ने की ताकत हो, दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचने की ताकत हो। छोटे छोटे वाक्यों में विचारों को बांध कर लिखना इसका सबसे अच्छा तरीका है। आसान और आम जनता की समझ में आने वाले शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों इत्यादि का प्रयोग भी भाषण को क्या बनाता है, बहुत प्रभावशाली बनाता है। भाषण में जीवंतता लाने के लिए किसी कविता की पंक्तियां या कुछ शेर जो हैं उनका प्रयोग भी हम भाषण में कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि भाषण की जो प्रभावशीलता है वह अत्यंत बढ़ जाती है। भाषण लिखने से पहले निम्नलिखित बातों पर भी हमें विचार करना उपयोगी होता है। यह कौन कौन सी बातें हैं, जैसे श्रोता वर्ग कौन और कैसा है यह निर्धारित करना। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपके सामने जो बैठा है उनकी भाषा कैसी है, श्रोता कैसा है, श्रोता पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है ना, उसकी क्या चाहत है, उसकी क्या डिमांड है, तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए। विषय और उसकी सीमा का निर्धारण करना चाहिए, ना तो भाषण बहुत ज़्यादा लंबा हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। और भाषण की शैली भी है जो उसका भी निर्धारण करना आवश्यक है, वह भी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषण की रूपरेखा जो है वह क्रमबद्ध हो,
विषय के समर्थन में सामग्री जो है उसको भी सही ढंग से एकत्रित किया गया हो। लिखित भाषा का भाषण शैली और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से परिमार्जन या उसको परिष्कार जो है वह भी किया जाना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद समाचार की भाषा और उसका लेखन क्या है। भाषण ही की भांति समाचार भी आधुनिक संप्रेषण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब पहले बेटे हम बात करते थे कि समाचार का अर्थ है कि हमें देश विदेश की खबरें मिल जाएंगी, हमें कुछ सूचना प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आज जो समाचार चैनल्स हैं या जो समाचार के माध्यम हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, है ना, या अखबार हो गया, कोई पत्र पत्रिकाएं हो गई, तो उनका माध्यम केवल आप तक कोई खबर पहुंचाना नहीं है, वह उसके साथ साथ आज मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र अपने साथ लिए चलते हैं। क्योंकि समाचारों के साथ साथ मनोरंजन और नए नए विचारों का मानव में संप्रेषित होना भी आज के दौर की ज़रूरत बन गया है। क्यों? क्योंकि आज का जो मानव है वह एकल परिवारों में रह रहा है, छोटे छोटे परिवारों में रह रहा। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वह किसी मानसिक तनाव से ग्रस्त ना हो जाए, तो इससे बचाने के लिए जो ये टीवी हो गया, मीडिया हो गया, या अखबार हो गए, या चैनल्स, दूसरे चैनल्स हो गए, तो यह हर तरह का सामग्री जो है वह मानव तक संप्रेषित कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में समाचार लेखन के लिए यह जरूरी होता है कि प्रेषक के पास जो है वह पर्याप्त सूचना या संदेश हो। अगर पर्याप्त सूचना या संदेश नहीं होगा तो संप्रेषण जो है वह सही नहीं हो पाएगा, और इससे समाचार जो है वह जो श्रोता है पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा, या जो पाठक है उसे अच्छे तरह से अपने भाषा के अनुरूप उसे नहीं समझ पाएगा। तो समाचार जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन भाषा उसकी जो है वह सरल होनी चाहिए। शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, समाज कल्याण, राजनीति, मनोरंजन, कला, संस्कृति, अनेकों ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आज का मीडिया, आज का अखबार, आज का रेडियो, आज का दृश्य और श्रव्य सामग्री सब जुड़ चुके हैं। अखबारों में अब हमें ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि कहाँ नौकरियां निकली हैं। अखबारों में हमें ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा खिताब दिया गया। इसका अर्थ क्या है कि जनरल नॉलेज भी हमें मिलती है। हमें खेल कूद की जानकारी, हमें राजनीति की जानकारी, हमें समाज की जानकारी, हमें शिक्षा के साथ जुड़े मुद्दे, है ना, मनोरंजन, व्यवसाय से जुड़ी खबरें, तो बहुत कुछ जो है वह समाचार का क्षेत्र, जब हम कहते हैं क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक हो गया है। ठीक है बेटे, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चर्चा की कोर्स कोड BHDLA 137 की इकाई 12 भाषण के लिए लेखन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।